हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन टू फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एलन मेजर टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 9 जो हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं। आप लोगों में कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर टेस्ट का सॉल्यूशन बना दीजिए। बच्चों मैं बिजी था, बना नहीं पा रहा था, किसी तरह से टाइम निकाला है, सो मैं उसको बनाने जा रहा हूं। आशा करते हैं ये सॉल्यूशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको इससे हेल्प मिलेगा। सबसे पहले बेटा हम लोग सेक्शन ये की बात करेंगे जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 to 35 का जिक्र होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की बात पहले कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कहा गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप इज 220 हर्ट्ज। देखो सब लोग समझो, क्लोज्ड आर्गन पाइप एक इंड इसका क्लोज रहा होगा। ये बच्चों कोई आर्गन पाइप मैंने बना दिया, एक इंड इसका क्लोज रहा होगा। इसकी लेंथ को मैं मान लेता हूं बच्चों, ये हमारे पास इसका लेंथ जो है सपोज करिए यल है, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया v डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ यल, और ये वैल्यू जो हमारे पास आ रहा दिस इज 220 हर्ट्ज। अब कहा गया है कि अगर इस पाइप के अंदर 1/4 हाइट तक वाटर भर दिया जाए तो यहाँ फर्स्ट ओवरटोन इस पाइप के लिए क्या होगा। तो बच्चों कहानी ऐसे कुछ है, ये हमारा आर्गन पाइप है जो कि क्लोज्ड आर्गन पाइप है, इसका 1/4 हिस्सा ऐसे वाटर फिल कर दिया गया। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर L/4 में मैंने वाटर फिलअप कर दिया है तो जो ये एयर कॉलम वाला पार्ट बचेगा होगा 3L/4। अब इसका पहला ओवरटोन अगर मैं निकालने जाऊं, इसका बच्चों फर्स्ट ओवरटोन अगर मैं निकालने गया, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी में निकालने गया तो हो जाएगा, देखिए क्लोज्ड आर्गन पाइप में केवल 8 हार्मोनिक्स पाए जाते हैं। 3 टाइम्स ऑफ इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v डिवाइडेड बाई 4, और यल के जगह पर इस बार हम लोगों को केवल कितना रखना है, यहां रखना 3L/4। यहां के अंदर बच्चों आ जाएगा 3L/4 ऐसे रखना है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेटा आप देख सकते हो यहां से 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहां का 3 यहां के 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हुआ हिस्सा जो आया वो हो गया v/L। v/L की वैल्यू देखो, v/4L यहां से स्पष्ट है बेटा 220 है, तो v/L की वैल्यू हो जाएगी 220 इंटू 4। 220 इंटू 4 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 880 हर्ट्ज। ठीक है, इसका आंसर आ गया बच्चों 880 हर्ट्ज, ऑप्शन 3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन 3 880 हर्ट्ज। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखें सब लोग, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने यहां पे है, करा 3 आइडेंटिकल मेटल रॉड्स ऑफ डायमेंशंस ए बी एंड सी आर प्लेस्ड इन dimensions A, B, C are placed end to end and temperature difference maintained between end A and C। हमसे कहा गया if thermal conductivity of B is thrice that of C, B की थर्मल कंडक्टिविटी C के कंपैरिजन में 3 गुना है, एंड हाफ दैट ऑफ A, और ये की तुलना में आधा है। हमसे कहा गया है कि सर आप ये बताइए यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी पूरे सिस्टम का क्या होगा, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। तो हमें दिख रहा है यहाँ का टेम्परेचर बच्चों T1 है और यहाँ का T2 है, टेम्परेचर का डिफरेंस T1 माइनस T2 है जो कि मेंटेन्ड बोला गया है, मतलब निश्चित रखा गया, उसमें चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ B की थर्मल कंडक्टिविटी C के कंपैरिजन में बोला गया है कि थ्राइस है, 3 गुना है। देखो आंसर हमारे K में है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अगर K है और ये 3 गुना होने की बात हो रही है तो ये क्या रहा होगा 3 के। ठीक है बेटा, और इसकी तुलना में हाफ है, ये हाफ है इसकी तुलना में, मतलब इसके तुलना में डबल रहा होगा, कंपैरेटिवली ये डबल रहा होगा, तो यहाँ के अंदर बच्चों ये क्या हो जाएगा 6K। अब हमें पता है कि रेजिस्टेंस के बिहाफ पर देखें तो तीनों का रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया, यहाँ के अंदर जुड़ जाएगा। तो जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट में बच्चों सॉल्व करते हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर जो होता है वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल सा अप्रोच लगा लेते हैं। अब देखो
यहाँ थर्मल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है यल डिवाइडेड बाई के इंटू ए। तो यहाँ पर सबका डायमेंशन सेम मान के चलेंगे, यल पहले का लेंथ यल है डिवाइडेड बाई के, पहले के लिए के की वैल्यू बेटा क्या हो गया 6K, और ये सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ के अंदर सेम होगा। दूसरे के लिए देखेंगे यल डिवाइडेड बाई के जगह पर यहाँ के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे 3K, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, सबका डायमेंशन इक्वल मान के चलेंगे। यहाँ के अंदर बच्चों यल डिवाइडेड बाई अगले के लिए हो गया के इंटू ए। अच्छा, पूरे सिस्टम की बात कर लें, इसको एज ए सिंगल रॉड में देखूं तो मुझे क्या दिखेगा, इसका लेंथ हो जाएगा बेटा 3L डिवाइडेड बाई के इक्विवेलेंट जो भी आया के डैश लिख देते हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरे सिस्टम का भी वही होगा यहाँ पर बच्चों ये के बराबर। तो मैं क्या देख पा रहा हूं बच्चों, मैं ये देख पा रहा हूं कि यहाँ ए से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड तो ये खत्म हो जाएगा, 1/L से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर यल खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारे पास, बचा 3 डिवाइडेड बाई के डैश इक्वल टू 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/K। ठीक है बेटा, यहाँ के अंदर 6K को हम कर लें एलसीएम में तो आ गया 1 प्लस 2 प्लस यहाँ के अंदर आ गया 6। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करें थोड़ा सा, और 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों 2 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा, सब मिला जुला के ये आ गया 9 डिवाइडेड बाई 6 टाइम्स ऑफ के। 3/K डैश इक्वल टू दिस मच हो गया। इसको थोड़ा और मैनेज किया जाए तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ के अंदर 3 3 जा 9 3 2 जा 6, और यहां से 3 वहां से कैंसिल हो जाएगा तो 1/K डैश बेटा हमारे पास आ जाएगा 1/2K, और इसको सॉल्व करेंगे तो K डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 2K। इसका मतलब पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी जो होगा वो 2K के बराबर आएगा। यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस होगा बच्चों दैट विल बी ऑप्शन 4। ओके, होपफुली ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला रटा हुआ है के इक्विवेलेंट निकालने का तो उसको भी यूज करेंगे तो भी यही रिजल्ट आपको मिलना है। जैसे भी आपको उचित लगे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए एंजॉय करते हैं बेटा अगला सवाल। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ कंडेंसर हैव बीन कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 300 वोल्ट and the value of charge collected at each plate is 1 microcoulomb. The energy supplied by the battery. बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो गया, by the battery। देखो जब किसी कैपेसिटर को किसी बैटरी के थ्रू चार्ज करते हैं तो प्रैक्टिकली ये चीज देखा गया है कि 50% हिस्सा जो बैटरी एनर्जी सप्लाई करता है, वर्क डन बाई बैटरी या बैटरी के द्वारा सप्लाई की गई जो एनर्जी होती है उसका 50% पार्ट कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है, और बाकी 50% पार्ट मेनली हीट एनर्जी के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है। तो यहाँ पर बैटरी के द्वारा कितना एनर्जी सप्लाई किया जाएगा, मतलब टोटल एनर्जी पूछा गया है। तो यहाँ के अंदर बच्चों बैटरी के द्वारा सप्लाई किया गया एनर्जी एज यहाँ के अंदर हमको निकालना है टोटल एनर्जी जो बैटरी के द्वारा बच्चों यहाँ पर सप्लाई होगा। सिंपली हमारे पास वो हो जाएगा Q इंटू वी। ठीक है, Q मीन्स चार्ज, यहाँ कैपेसिटर पे कितना चार्ज गया, कितना बैटरी ने सप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोकूलम, 1 इंटू 10 की पावर -6 कूलम हो गया। और कितना पोटेंशियल डिफरेंस तक चार्ज किया गया, जितनी पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पास रहा होगा आइडियली उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर को मिल जाएगा जब वो स्टेडी स्टेट में आएगा, इनटू यहाँ के अंदर हो गया 300 वोल्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करें बेटा तो यहां पर कहानी कुछ ऐसे आ जाएगी, 3 इंटू 10 की पावर -4 दिस मच जूल। तो सीधा सीधा इसका आंसर चमक रहा है। इसके लिए जो करेक्ट चॉइस हो गया वो हो गया ऑप्शन 2। ओके, ध्यान रहे अगर यही कहता कि कैपेसिटर के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी तो इसका आधा आता आंसर, तब आंसर 3 हो जाता। लेकिन इसने ये नहीं कहा, इसने कहा है कि बैटरी के द्वारा कितनी एनर्जी सप्लाई की जाएगी। यहाँ हाफ क्यू वी नहीं करेंगे, यहाँ क्यू इंटू वी हम लेंगे, क्योंकि बैटरी डबल एनर्जी सप्लाई करता है, उसका 50% पार्ट ही कैपेसिटर गेन कर पाता है। ओके, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन क्या होगा, लेट अस चेक। हमसे कहा गया 2 आइडेंटिकल पार्टिकल्स
ऑफ मास कैपिटल एम एंड चार्ज कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर। बहुत अच्छी बात है। हमसे कहा गया इफ दे आर इन इक्विलिब्रियम अंडर ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स देन वैल्यू ऑफ क्यू बाई एम। बच्चों समझो, यहां पर एक हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है, चार्ज यहाँ के अंदर q है। दूसरा कोई बॉडी है, इसके मास भी कैपिटल m है, चार्ज q के बराबर है। कहा गया है ये इक्विलिब्रियम में है, नो डाउट दोनों पर सेम अमाउंट में सेम नेचर का चार्ज है, तो ऑब्वियसली यहां पर इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगा होगा और इनके पास मास जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी जिक्र यहां हुआ है, तो मास की वजह से इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा होगा। यहां पर बच्चों इक्विलिब्रियम में होने का मतलब हो गया पूरे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो, और इवन इंडिविजुअल एक एक पार्टिकल पर अगर चेक करेंगे तो भी नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो यहां पर इक्विलिब्रियम पाने के लिए बेटा हमारे पास क्या होगा, हर एक बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा बैलेंस कर दिया जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जहां तक सवाल है, इसको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर बच्चों हो जाएगा कैपिटल क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पर हो गया आर का स्क्वायर इक्वल टू, दूसरे साइड में जाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स लिखने तो बाई फार्मूला का जी एम इंटू एम मीन्स एम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल सी बात है, इनके बीच की दूरी आर मैंने लिया, सवाल में भी मेंशन है। यहां पर बहुत सिंपल सी बात है बेटा, यहां पर आर स्क्वायर दोनों साइड से हट जाएगा। हमसे क्यू बाई एम की वैल्यू पूछा गया है, तो यहां पर हमारे पास क्यू बाई एम की वैल्यू निकालने के लिए निकालने से पहले हम लोग निकाल लेते क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, यानी क्यू बाई एम का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, क्यू बाई एम का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी। यानी कि बेटा यहाँ क्यू बाई एम की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जी। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी स्क्वायर रूट के अंदर ये क्यू बाई एम की वैल्यू आ गई बेटा। तो अगर ऑप्शन हम खोजने जाएं कि भैया कौन सा ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, तो साक्षात यहाँ दिख रहा है ऑप्शन 2। ओके ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए सवाल नंबर 5 आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ये वायर इज 10 ओम। कोई वायर है बेटा, उसका रेजिस्टेंस अभी फिलहाल 10 ओम है। इट इज ड्रॉन इन ऑर्डर टू इंक्रीज लेंथ बाय 10%। इसको खींचा गया ऐसे और इसका लेंथ 10% बढ़ा दिया गया। मतलब इनिशियल लेंथ अगर 100 मान के चलूं तो फाइनल लेंथ हो गया 110, ऐसा कुछ हुआ। हमसे कहा गया न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी, वायर का नया रेजिस्टेंस यहाँ के अंदर क्या होगा। तो बेटा समझो इस बात को, अभी जो हमारे पास वायर है उसका अभी का रेजिस्टेंस यहाँ के अंदर 10 ओम के बराबर है, और कहा गया है कि जब उसे 10% खींच दिया गया, ड्रॉन कर दिया उसको बच्चों, स्ट्रेच कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया, तो अब यहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। देखो वायर को कट नहीं किया गया है, वायर को एक्सटेंड किया गया है, मतलब दूसरे शेप में ढाल दिया गया है, उसका लेंथ 10% बढ़ा दिया गया है। लेंथ 10% बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ना ही है, घटना नहीं है यहां पर, क्योंकि केवल अगर लेंथ बढ़ाया जाता है खींचने के बाद, कट नहीं किया जाता है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, एल स्क्वायर। तो बढ़ना है, ये 10 से ज्यादा ही आंसर आना है, तो ये तो होगा नहीं, एक चला गया, बाकी में चेक करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, सब लोग देखो, सब लोग समझो, सब लोग आगे बढ़ो। अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक एक्यूरेट कैलकुलेशन करने का तरीका है, एक एरर वाला तरीका है। एरर वाले तरीके से हम अगर चेक करें तो डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू यहां के अंदर हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एल बाई एल। ऐसे अगर मैं दोनों साइड का परसेंटेज लेने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर ऐसे रहने दूं, तो बच्चों 100 से मल्टीप्लाई ही कर देता हूं, 2 इंटू डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। देखो ये कितना है, 10% है, 10 इंटू 2 20% यहां के अंदर आ गया। यहां पर बच्चों डेल्टा आर बाई आर इंटू 100,
ये आ गया 20% के बराबर, मतलब रेजिस्टेंस में 20% का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस में 20%, रेजिस्टेंस था कितना 10 ओम, 10 ओम का 20%, 10 ओम का 20% मतलब 2 ओम बढ़ जाएगा, तो लगभग 12 ओम इसका आंसर आएगा। इसका मतलब यहाँ के अंदर रेजिस्टेंस की नई वाली वैल्यू जो होगी, जितना भी था उसका 20%, 10 का 20% 2 आ गया, इसका मतलब लगभग 12 ओम के बराबर होगा, यही इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन वाइज हमें दिख रहा है ऑप्शन 2, लेकिन इस वाले मेथड में थोड़ा सा यहां मामला एग्जैक्ट नहीं निकलता है, थोड़ा सा एरर आता है। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको करना हो तो आप ऐसे करोगे, देखो ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं है तो मैंने ऐसा कर दिया, अदरवाइज पूरा सॉल्व करेंगे तो ये वाला प्रोपोर्शनलिटी लेके चलेंगे। देखें यहां पर बच्चों हमारे पास क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 इक्वल टू L2 बाई L1 का होल स्क्वायर। अगर मैं रेशियो लेने के लिए इसको 100 मानू L1 को, तो ये 110 था, 10% बढ़ गया था, इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों यहां पर R2 बाई R1 की वैल्यू हमारे पास जो होगी वो देखिए क्या हो जाएगा, यहां के अंदर 11 बाई 10 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यहां के अंदर बच्चों 121 डिवाइडेड बाई 100 आ गया, और इस तरह से R2 की वैल्यू हम देखेंगे क्या होगा, 121 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई R1, R1 की वैल्यू 10 है। इससे सॉल्व करेंगे बेटा, यहां के अंदर आंसर आ जाएगा 12.1 ओम। देखिए एग्जैक्ट आंसर है, दोनों तरीके सही हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन बहुत क्लोज नहीं है तो आप ये वाला तरीका अपनाओगे, और अगर ऑप्शन क्लोज है तो एग्जैक्ट वाला तरीका आप अप्लाई करोगे। इसका करेक्ट चॉइस होगा ऑप्शन 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखें अगला क्वेश्चन हमारा गेट से है बेटा, यहां पर इसी में हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। ये देखें गेट से रिलेटेड सवाल है, यहां पे कह रहे हैं लॉजिक सर्किट सोन बिलो, कोई लॉजिक सर्किट है बेटा, यहां पे दिखाया गया है, आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लॉजिक सर्किट सोन बिलो हैज द इनपुट वेव फॉर्म, ये इनपुट वेव फॉर्म यहां के अंदर बेटा ये है, और यहां पर ये चमक ज्यादा रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा छोटा कर दे। ठीक है, अब सही होगा शायद। यहां पर इसका इनपुट वेव फॉर्म जो है बच्चों, आप करिए, देखें ये और बी इस तरह से दिया है, और यहाँ आउटपुट हमारा वाई है, और ये और बी का हमें यहाँ तरीका दिया है। तो देखें बच्चों पहले विंडो में जाएं तो ये इसको चेक कर रहे हैं, पहले हमारा देखिए 0 है ये, और बी भी 0 है। 0 0 देने पर मिलेगा क्या, अगर यहाँ मैंने 0 रखा है, यहाँ 0 रखा है, तो 0 का ये देखिए नॉट है, तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ऐसे चेक कर लीजिए आप, 1 हो गया, 1 हो गया, और 1 1 अगर हो जाएगा तो 1 1 का आर ऑपरेशन में 1 मिलता, लेकिन क्योंकि नार बना हुआ है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, मतलब पहला जो हमें विंडो मिलना है वो 0 का मिलना है, यहाँ 1 का है, ये होगा नहीं, यहाँ 0 का है, मे बी यहाँ 0 का है, देखिए 0 आया, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, अभी 3 पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं। अगला देखें, अगले विंडो में जाएं तो इनपुट ए और बी हमारे ऐसे हैं, ए को 0 देख सकते हैं, लो इनपुट है, और यहाँ बी को हाई इनपुट दिखा सकते हैं 1। तो अगले विंडो में हम जाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, देखो यहाँ के अंदर बेटा ये हमारे पास 0 है, और यहाँ पर क्या है 1 है। अब देखें 0 का नॉट मतलब 1, और 1 का नॉट मतलब 0, 0 और 1 का आर क्या आता, 0 और 1 का आर आता हमारे पास 1 और 1, लेकिन यहां पर जब नार से गुजरेगा तो यहां के अंदर बच्चों क्या हो जाएगा 0। ठीक है, 0 और 1 का आर क्या आता, यहाँ पर 1 आता, 1 का फिर यहाँ क्योंकि बबल बना हुआ है, ये नार है, यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा 0। तो अगले विंडो में भी हमें 0 मिलना है, अगले विंडो में हमें यहाँ भी 0 मिल रहा है, यहाँ भी 0 मिल रहा है, बट यहाँ 0 नहीं मिल रहा है। अब बचा अगला, अगला जो इनपुट यहाँ के अंदर दिया गया है इसको चेक करते हैं। अगला इनपुट देखिए ए को 1 दिया गया हाई इनपुट, और बी के लिए बेटा यहाँ लो इनपुट रखा गया है। अब ऐसा किया गया है तो यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा, 1 एंड 0, 1 एंड 0, तो यहाँ 0 1 हो जाएगा। 0 1 का आर होता तो 1 आता, लेकिन क्योंकि नार है तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, मतलब अगले विंडो में भी हमें 0 मिलना है।
तो यहाँ अगले विंडो में 1 मिल गया, जो कि होगा नहीं। अब एक ही बचा, यहाँ 0 मिल रहा है, आगे चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ टिक करके आप निकल लो। ठीक है, ओके बेटा। या तो इसका बुलियन एक्सप्रेशन बना के सॉल्व करो, वो भी मेथड आपको पता है, तो ज्यादा इजी ऐसे होगा, गलती से आप बच जाएंगे। ऐसे करने की कोशिश करें, या अगर आप उस तरह से अभ्यस्त हैं बुलियन अलजेब्रा सॉल्व करके, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस सवाल सही होना चाहिए। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमसे कहा गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन ऑफ मास m which is in thermal equilibrium with heavy water at temperature T। न्यूट्रॉन हेवी वाटर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब न्यूट्रॉन जो है वाटर के साथ, हेवी वाटर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका टेम्परेचर वही रहा होगा जो हेवी वाटर का रहा होगा। सपोज ये न्यूट्रॉन है, तो बेटा न्यूट्रॉन का भी टेम्परेचर हेवी वाटर के बराबर रहा होगा, क्योंकि यहां पर ये हेवी वाटर के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम बना रहा है। हमसे कहा गया कि सर आप ये बताइए यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ इस न्यूट्रॉन का क्या होगा। बेटा हमने मैटर वेव में आपको सिखाया है, यहां पर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने जाएंगे, लैम्डा इक्वल टू होगा h बाई पी। पी के जगह पर आएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ m इंटू यहाँ ई के होता है काइनेटिक एनर्जी, जो न्यूट्रॉन के केस में थर्मल एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर थर्मल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और थर्मल एनर्जी जो यहाँ के अंदर न्यूट्रॉन का होगा बेटा, थर्मल एनर्जी वो आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ kT। ठीक वैसे ही जैसे मोनो एटॉमिक गैसियस मॉलिक्यूल का होता है, तो यहाँ पर इसको हम लोग रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 2 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन का मास इंटू 3/2 टाइम्स ऑफ यहाँ के अंदर क्या आ गया बेटा kT के, यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा बेटा। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल कर लेंगे, हमारे पास आंसर मिल जाएगा h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 3 टाइम्स ऑफ m इंटू k इंटू टी। ठीक है बेटा, तो यहाँ h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट के अंदर 3 टाइम्स ऑफ m k t, इसका जो करेक्ट चॉइस होगा दैट विल बी ऑप्शन 2। ओके, ठीक है बच्चों, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 1। आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, सच्चे बच्चों, बहादुर बच्चों, होनहार बच्चों, खुशहाल बच्चों, खूंखार बच्चों, देखो इसको देखो, यहाँ पे कुछ सर्किट बने हुए, नेटवर्क बने हुए कह लीजिए ABCD, यहाँ 5 यहाँ के अंदर बच्चों देखिए डायोड लगा है और इस तरह से बायसिंग दिखाई गई है। हमसे पूछा है फॉरवर्ड बायसिंग में कौन कौन से होंगे। अगर हम इस डायोड की कहानी चेक करें तो इसका P साइड जो है 10 वोल्ट से और N साइड 5 वोल्ट से, तो P वाला हाई पोटेंशियल और N वाला लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया। मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा उसमें ये जरूर होगा, तो यहाँ पर इसमें ये नहीं है, ये होगा नहीं, इसमें ये नहीं, ये होगा नहीं, केवल फॉरवर्ड वाला चेक करना है। यहाँ दूसरे में देखें तो P साइड जो है -10 से और N साइड बेटा 0 से, -10 और 0 में 0 बड़ा होगा, तो ये बेटा 0 से N हाई पोटेंशियल से N वाला पार्ट और लो पोटेंशियल से P वाला पार्ट, तो ये रिवर्स बायसिंग में आ गया। इसका मतलब हमारा जो भी ऑप्शन होगा उसमें B नहीं आना चाहिए, तो ये भी गया। अब एक ही बचा, टिक करके निकल जाओ, चेक कर लो। फिलहाल यहाँ C को देखो, ये P वाला जो साइड है ये -5 वोल्ट से कनेक्टेड है और यहाँ N वाला जो साइड है बेटा ये -12 वोल्ट से कनेक्टेड है। ध्यान दीजिए -12 वोल्ट और यहाँ -5 वोल्ट, ये N वाला कम वोल्टेज से और -5 -12 की तुलना में ज्यादा है, तो ये वाला किस में आ जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग में। तो ऑप्शन तो ऐसे भी स्पष्ट है। इसी तरह इसको भी चेक कर लो, ये ऑब्वियसली देखिए P वाला 0 से N वाला पॉजिटिव से, ये रिवर्स बायसिंग में आ गया, तो हमारा ऑप्शन जो आ गया करेक्ट वाला दिस इज ऑप्शन 3। ओके, चलिए आगे अगले सवाल पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हमसे कहा गया है ये बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ये सोर्स L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source। बहुत बढ़िया। हमसे कहा गया है कि the beam is reflected back as a spot on the scale placed just above the source L।
फिर आगे बोल रहा है व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल थीटा द स्पॉट ऑफ द लाइट इज फाउंड टू बी मूव थ्रू ए डिस्टेंस y ऑन द स्केल। सब लोग देखो बेटा, यहां पर कहीं किसी स्थान पे एक सोर्स है लाइट का, सपोज करिए यहां लाइट का एक सोर्स है बेटा, इस जगह पे यहां लाइट का एक सोर्स है, यहां से लाइट निकल रहा है और यहां पर कहीं नीचे के डायरेक्शन में, यहां डाउनवर्ड पोजीशन में ऐसे कहीं पर कोई प्लेन मिरर रखा है। चलो मान लो ये प्लेन मिरर है, ओके बेटा, ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे प्लेन मिरर है और जो सोर्स है जिसका नाम यल है उसके जस्ट यबब जाते हैं तो इसके ऊपर एक स्केल रखे होने की बात हो रही है। इसके ऊपर ना बेटा यहां पर कहीं एक स्केल के रखे होने की बात हो रही है। तो होगा क्या, होगा ये बेटा कि इस तरह से अगर प्लेन मिरर रखा हुआ है तो लाइट कोई यहां से चलेगा, यहां से चला लाइट और इसके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइट पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसे कुछ रखने की कंडीशन है, अगर परपेंडिकुलर लाइट बच्चों यहां पर पड़ेगा तो यहां सीधे उसी नॉर्मल के अलांग रिफ्लेक्ट बैक होगा और नॉर्मल के अलांग जब रिफ्लेक्ट बैक होगा तो इस प्लेन मिरर पे जाके पड़ेगा। प्लेन मिरर पे जब ये जाके पड़ेगा तो प्लेन मिरर के ऊपर बच्चों यहां पर एक स्पॉट बनाएगा, ऐसे चमक आ जाएगा यहाँ, ठीक है, इस जगह पे एक चमक आएगा, ठीक है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अब देखो जब ये चमक यहां के अंदर आ जाएगा, अब इस प्लेन मिरर को रोटेट किए जाने की बात कहा है। इस प्लेन मिरर को जो कि ऐसे कंडीशन में यहां पर रखा हुआ है बेटा, अगर इस प्लेन मिरर को हम रोटेट करने के लिए जाते हैं, देखिए ये हमारा प्लेन मिरर है, इसको स्मॉल एंगल थीटा में रोटेट कर रहा हूं यहाँ पे। जब स्मॉल एंगल थीटा में रोटेट करूंगा, समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा दिखा देते हैं, तो ये लाइट भी रोटेट हो जाएगा। जो लाइट अभी ऐसे आके ऐसे निकल गया था वो लाइट भी रोटेट हो जाएगा। और अगर हमने यहां मिरर को थीटा एंगल रोटेट किया है बेटा, थीटा एंगल, तो जैसा कि रूल है ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये 2 थीटा एंगल रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब ये लाइट जो यहां भी जा रहा था यहां नहीं जाएगा, अब ये लाइट बेटा यहां पर कहीं जाके पड़ेगा ऐसे, ठीक है। कहा गया ये जो स्पॉट है जो यहां पर बन के आ रहा था, अभी मैंने बनाया था, ये जो चमक है, ये जो स्पॉट है वो इसके ऊपर y डिस्टेंस मूव कर जाता है स्केल के ऊपर, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया y, ये वाला क्या दिया है x, और ये वाला एंगल अगर मैंने मिरर को बेटा थीटा एंगल घुमाया है तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट अभी ऐसे था वो 2 थीटा एंगल नियमानुसार घूम जाएगा। और थीटा को छोटा बताया है, स्मॉल मान के चलेंगे। यहां पर हम लोग लिखेंगे tan थीटा, tan 2 थीटा बल्कि लिखेंगे, इक्वल टू दिस बाई दिस, y बाई क्या हो जाएगा x, y बाई x। बेटा क्योंकि थीटा यहाँ बहुत छोटा है, तो क्योंकि थीटा बहुत छोटा है देयरफॉर यहाँ के अंदर tan थीटा लगभग हम लोग लिख लेंगे 2 थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा है तो sin थीटा इक्वल टू थीटा, tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। यहाँ tan थीटा इक्वल टू थीटा के हिसाब से tan 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा अप्रॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर y बाई x हो गया और थीटा की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ जाएगा y बाई 2x। इसका आंसर हो गया y बाई 2x, ऑप्शन 1। ओके बच्चों, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। यहां पर बच्चों हमारा अगला सवाल जो है उसकी चर्चा कर लेते हैं। कहा गया है 2 स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल हैव रेडियाई 1 मीटर एंड 4 मीटर। 2 स्फीयर्स हैं बच्चों, दोनों के मटेरियल एक जैसे हैं और दोनों के रेडियस दिए गए हैं 1 मीटर और 4 मीटर यहाँ के अंदर मेंशन है। टेम्परेचर उन दोनों के जो हैं वो अलग अलग हैं, 4000 केल्विन एंड 2000 केल्विन यहाँ उनके टेम्परेचर है। हमसे कहा गया है देन द रेशियो ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड बाय द स्फीयर, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकंड मतलब जिसको रेडिएंट पावर हम लोग कहते हैं उसकी बात किया है, पर सेकंड बाय द फर्स्ट स्फीयर एज कंपेयर टू सेकंड स्फीयर। तो बेटा यहां पर ऐसे केस में जो स्टीफेंस लॉ से हम लोग डिराइव करते हैं उसमें कुछ इस तरह का एक इक्वेशन बन के आता है, रेडिएंट पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ के अंदर हो जाएगा टेम्परेचर की पावर 4 इंटू एरिया, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और टेम्परेचर की पावर 4 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां पर बच्चों और एरिया कहां के प्रोपोर्शनल होगा, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। देन यू कैन राइट दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t की पावर 4 एंड रेडियस की पावर 2। ओके बेटा,
तो यहां पर P1/P2 रेडियंट पावर का जो रेशियो होगा वो हमारे पास बेटा यहां पर आ जाएगा T1/T2 का होल पावर 4, दिस होल मच इज मल्टीप्लाइड बाई R1/R2 होल टू दी पावर, यहां के अंदर 2 आ गया। T1/T2 ये हो गया 4000/2000 की पावर 4 इंटू R1/R2, बेटा रेडियाई जो यहाँ के अंदर है वो 1 और 4 है, तो यहाँ के अंदर हो जाएगा 1/4 का पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 2 बार गया, इसको सॉल्व किया 16/1 और इसको सॉल्व किया 1/16 यस, इसका आंसर आ जाएगा 1/1। तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया बच्चों ऑप्शन 3 1/1। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। देखिए आसान सा एक सवाल मेरे ख्याल से दिया है, कहा गया है फिगर शोज सम इक्विपोटेंशियल लाइंस, बहुत बढ़िया, इक्विपोटेंशियल लाइंस है डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी स्पेस, चार्ज ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कोई चार्ज है जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कराया जा रहा है, ए से बी पर लाया जा रहा है। तो वर्क डन की वैल्यू बेटा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऐसे केस में जो होता है वो होता है, देखें हम लोग ऐसे निकालते हैं वर्क डन इक्वल टू चार्ज जिसको हम मूव करा रहे हैं इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। यहां पर ये हो जाएगा क्यू, मान लो क्यू चार्ज को मूव करा रहे हैं, वी फाइनल मतलब पोटेंशियल एट फाइनल पॉइंट मतलब बी माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट मींस ये हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखो जो चार्ज ए से बी यहां लाया गया है, सेम चार्ज ए से बी यहां लाया गया, सेम चार्ज ए से बी यहां लाया गया, तो चार्ज तो सबके लिए सेम हो गया जिसको मूव करा रहे हैं। पॉइंट ए का पोटेंशियल यहां पर देखें 20 वोल्ट है और यहां पर 40 वोल्ट है, पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 20 वोल्ट। यहां पर देखें 20 और यहां 40, पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी 20 वोल्ट, यहां पर देखें बेटा 20 वोल्ट यहां 40 वोल्ट, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, यहां पर भी आ गया बेटा 20 वोल्ट। तो सब मिला जुला के पोटेंशियल डिफरेंस भी हर एक केस में सेम है और चार्ज जिसको मूव करा रहे वो भी सेम है, तो वर्क डन की वैल्यू सबके लिए क्या होगा, सारे केसेस में क्या होगा, सेम होगा। पहला ऑप्शन करा वर्क डन इन फिगर फर्स्ट इज ग्रेटेस्ट, नहीं सर ये गलत बात है। वर्क डन इन फिगर सेकंड इज लीस्ट, यहां मैक्सिमम और लीस्ट की बात ही नहीं होनी चाहिए, सब में बराबर होगा। वर्क डन इज द सेम इन फिगर फर्स्ट, फिगर सेकंड एंड फिगर थर्ड, यहां ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, 4 में भी ग्रेटर वेटर की बात किया है तो वो तो होगा नहीं, यहां के लिए करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन 3। ओके बच्चों, चलिए हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल यहां पे आ गया क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्यूशन पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे कहा गया है एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी I naught is incident on a pair of Nichols making an angle 60 degree with each other। निकॉल प्रिज्म यहाँ के अंदर लिए गए होंगे बेटा, इनफैक्ट दोनों यहाँ पोलराइजर की तरह काम करेंगे। ऐसे यहां से कोई अनपोलराइज लाइट गई है, यहां से पास हुई होगी, फिर अगले वाले निकाल प्रिज्म से पास हुई होगी। देखो अनपोलराइज लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हमको दिया गया I naught। मान लो इसका ट्रांसमिशन एक्सेस कुछ ऐसे रहा हो, मान लो बेटा इसका ट्रांसमिशन एक्सेस कुछ ऐसे रहा हो, तो यहां पर सारे दिशाओं में वाइब्रेशन जा रहा था इलेक्ट्रिक वेक्टर का। अब यहां पर बच्चों केवल ट्रांसमिशन एक्सिस के अलोंग वाला ट्रांसमिशन आगे वेक्टर आगे बढ़ पाएगा। तो यहां पर नियमानुसार जब किसी अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पोलराइजर से पास कराते हैं तो उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, मींस यहां के अंदर इंटेंसिटी हो जाएगा I naught by 2। अब अगला एक और पोलराइजर लगा है और इसका मान लो यहां पर ये वाला एक्सिस हो, दोनों के बीच में जो हमको यहाँ एंगल दिया है वो 60 डिग्री का दिया है, तो यहाँ कितनी इंटेंसिटी आएगी लाइट की वो पूछा गया है। ऐसे केस में मेलस लॉ हम लोग लगाते हैं, ये वाली इंटेंसिटी बाई फार्मूला होता इंटेंसिटी बिफोर दिस पोलराइजर, पोलराइज लाइट जो यहाँ पे पड़ा था उसकी इंटेंसिटी आई लिख दिया, इनिशियल इंटेंसिटी इसके पहले वाला, और इनटू यहाँ के अंदर होता cos स्क्वायर थीटा।
I वुड बी इक्वल टू, इसको निकाल रहे हैं तो इसके बाद वाला, इसके पहले वाला जस्ट क्या है, ये वाला लेंगे। यहाँ आई की वैल्यू हो जाएगा आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री आ जाएगा, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ के अंदर बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा आई नॉट बाई 8। ठीक, इसका करेक्ट चॉइस जो हमारे पास आया बच्चों इस तरह से, वो हो गया आई नॉट बाई 8, ऑप्शन 4। ओके, दिस is the solution for the question number 12. Now let's enjoy question number next one. Okay, our next question is here. Magnetic field in the plane electromagnetic wave is given by, plane electromagnetic wave है, उसमें magnetic field आपको दिया गया है, कुछ इस तरह से दिया गया है, somewhat like this, एक वेक्टर के द्वारा bz ऐसे मेंशन किया गया बच्चों, देखो bz इक्वल टू दिस मच। अब यहां पर ये हमारा बी नॉट है, बी नॉट है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का है, और ये हमारे पास हो जाएगा kx, ये हो जाएगा ओमेगा टी। ठीक है बेटा, हमसे कहा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, दो बातें, उसका फेज मैग्नेटिक फील्ड के फेज के सिमिलर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर देखा जाए तो सेम फेज में होते हैं, तो सेम फेज में आने चाहिए 0.5, मतलब ये साइन का जो आर्गुमेंट है सब में सेम होना चाहिए, 0.5 इंटू 10 की पावर 3x, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी वही है, इसमें भी, तो ये तो सब में सेम दे दिया है, नहीं सेम नहीं दिया है, यहाँ के अंदर बदला हुआ है, तो ये तो वैसे भी यहां के अंदर मैं देख रहा हूं ये बदला हुआ है बेटा, ये तो नहीं होगा, यहां पर वही फेज है, वही फेज है, तो यहां पर ऑप्शन 3 यहां कट गया। बाकी देखते हैं, अब कहानी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट अपॉन बी नॉट, अगर ये रेशियो में लू ई बाई बी का, तो लाइट वेलोसिटी के बराबर आएगा, और यहाँ लाइट वेलोसिटी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाई के, ओमेगा देखिए 1.5 इंटू 10 की पावर 11 है, और के की वैल्यू यहाँ देखिए 0.5 इंटू 10 की पावर 3 है। ठीक है, ये लाइट वेलोसिटी आ जाएगा जो कि c के बराबर होगा, सॉल्व करके देखिए 3 इंटू 10 की पावर 8 की आ रहा है स्टैंडर्ड वैल्यू, दिस मच मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहाँ के अंदर ई नॉट की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो हो जाएगी बी नॉट इंटू सी, बी नॉट इंटू सी। बी नॉट जो यहाँ के अंदर है वो हमारे पास बच्चों है कितना, 2 इंटू 10 की पावर -7, सी की वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 6 इंटू 10 यानी 60 वोल्ट पर मीटर, यानी जो हमारा आंसर इन्हीं तीनों में से एक होना है, जो हमारा आंसर होगा बेटा उस आंसर में ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगा 60। अब ई नॉट की वैल्यू 60 बचे हुए ऑप्शन में देखें तो दो जगहों पे हमें दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है, ये तो गया। अब रहा सवाल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड बच्चों अगर जेड डायरेक्शन में है, ये देखिए हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है बेटा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यहाँ के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है वो मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं, ऐसे मैं एक बना दूं, यहाँ के अंदर बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहा होगा, देखिए ई क्रॉस बी करने से हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन मिलनी चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा अपवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होना चाहिए, मतलब ये जेड में है या एक्स में जा रहा है, ये जेड में है तो ये वाई में आना चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होना चाहिए, और वाई डायरेक्शन में ये दिख रहा है। इस तरह से हमारा फिल्टर हुआ ऑप्शन, ऑप्शन 4। ओके बच्चों, ऑप्शन 4 यहाँ के अंदर हमारा करेक्ट चॉइस होगा। तो होपफुली आपको ये सवाल समझ में आया होगा बेटा। अब देखिए अगर डायरेक्शन वाइज चेक करेंगे तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, तो उसमें ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें फेज अलग दिया है तो बाकी सब चेक ही नहीं करना पड़ता, खैर मैंने सब कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.4 मीटर एंड हैविंग टर्न 500
ऑफ वायर्स कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। कोई सोलेनॉइड जिसका लेंथ बेटा 0.4 मीटर है और यहां पर उसके अंदर 3 एम्पियर का करंट उसके वाइंडिंग में चल रहा है और 500 टर्न उसके ऊपर रखे गए हैं वायर के। अच्छा, ये थिन क्वाइल हैविंग 10 टर्न्स ऑफ वायर एंड ऑफ रेडियस 0.1 मीटर 0.01 मीटर कैरीज ये करंट ऑफ 0.4 एम्पियर। कैलकुलेट द टार्क required to hold the coil in the middle of solenoid with its axis parallel to axis of solenoid। बेटा समझो इसको, यहां पे सपोज करिए बेटा ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड लॉन्ग सोलेनॉइड का केस लेके चलेंगे, कुछ मेंशन उसके अदर के लिए है नहीं। ये सोलेनॉइड के अंदर इसके ऊपर वाइंडिंग होगा, करंट चलेगा तो एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कुछ इस तरह से होगा, एक्सिस के अलोंग होगा। पहले मैं ये निकालने की कोशिश करूंगा कि सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू है कितनी। तो बेटा बी की वैल्यू सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू नॉट एन इनटू आई, लॉन्ग सोलेनॉइड का फार्मूला। म्यू नॉट के स्थान पर बच्चों हम लोग लिखेंगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। ओके, या नंबर ऑफ टर्न जो यहाँ स्मॉल एन है, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल टर्न यहाँ के अंदर 500 है और लेंथ इसका दिया गया बेटा 0.4 मीटर, 0.4 यहां लिख दिया। ओके, आई करंट जो यहां के अंदर फ्लो हो रहा है वो बेटा 3 एम्पियर का है, दिस इज 3 एम्पियर। ओके, देखते हैं क्या आता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सब मिला जुला के कहानी ये होगी कि इसको अगर मैं यहां से सॉल्व करूं 0.4 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा 4, ये 10 आ गया। और यहां पर बच्चों ये आ जाएगा 15, 5 इंटू 3 15 हो गया, 2 जीरो यहां से निकला, 1 जीरो यहां पर, 3 जीरो हो गया, यहाँ के 3 जीरो को हटा देते हैं। यहाँ 15 इंटू पाई इंटू 10 की पावर -4, ठीक है, इतना आ जाएगा टेस्ला, दिस मच टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा सोलेनॉइड के अंदर। अब ये सोलेनॉइड के अंदर बच्चों समझो जरा ध्यान से, सोलेनॉइड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म नेचर का होगा और इसी में हम ले जाके कोई क्वाइल को रख रहे हैं, कोई क्वाइल है या कोई लूप है, इसको इसके अंदर बच्चों एडजस्ट कर रहे हैं। इस तरह से रख रहे हैं कि क्वाइल का जो एक्सिस है इसके अंदर भी करंट वगैरह चल रहे हैं, क्वाइल का एक्सिस सोलेनॉइड के एक्सिस से मैच कर जाए, ओवरलैप कर जाए। तो ऐसे केस में क्या होगा, इसके ऊपर टार्क लगेगा। ठीक है बेटा, इसके ऊपर टार्क लगेगा। हम ऐसा इसको रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या कहा गया है, a thin coil having 10 turns of wire and radius this much carries current this much, calculate torque required to hold the coil in the middle of solenoid with its axis perpendicular to axis of solenoid। अगर हम छोड़ेंगे तो ऐसे रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कहा इसको रखना कैसे है, ऐसे नहीं रखना है इसको बच्चों ना, मैं फिर से बना देता हूं, इसको ऐसे रखना है, यहाँ पे ऐसे ना रखकर ये जो क्वाइल का एक्सिस है, ये सोलेनॉइड के एक्सिस जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा, इसके परपेंडिकुलर लाना है। क्वाइल का एक्सिस सोलेनॉइड के एक्सिस के कैसे हो, परपेंडिकुलर हो। इस तरह की कहानी यहाँ के अंदर बननी चाहिए। तो देखिए ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे टार्क की वैल्यू हमारे पास होता है एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। यहाँ पर हमारे मेरे प्यारे बच्चों एम फॉर इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि होगा, अच्छा साइन थीटा भी रख देते हैं जो कि यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें अगर करंट चल रहा है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इधर होगा, तो बी हमारा सोलेनॉइड वाला इधर होगा, एम बी साइन 90 डिग्री। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट इधर या इधर किसी एक डायरेक्शन में दिखा लो। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एम बी साइन थीटा, एम के जगह पर हम लोग लिखेंगे एन आई ये क्वाइल वाला है, इंटू बी इंटू साइन 90 की वैल्यू क्या आ गया हुआ, नंबर ऑफ टर्न जो क्वाइल के अंदर है बच्चों, क्वाइल के अंदर है वो है 10, दिस इज 10। जो क्वाइल में करंट फ्लो हो रहा है वो 0.4 एम्पियर का है, 0.4 हो गया। और क्वाइल का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, तो यहां के अंदर हो गया बेटा पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू है 0.01, 0.01 का स्क्वायर, 0.01 का मतलब हो गया 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10 की पावर -4। ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो हमारे पास यहां के अंदर आएगी बेटा, वो हमारे पास है 15 पाई इंटू 10 की पावर -4। इसी को सॉल्व करके बच्चों आंसर निकाल लेना है। इसको सॉल्व करके
जब हम लोग इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आप लोग ये मेहनत कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 6 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन इंटू मीटर। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑप्शन देखेंगे कौन सा होगा, तो ऑप्शन 3 होगा। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, इसका यही आंसर आएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहां पे है, कहा गया शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 912 एंगस्ट्रॉम। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बेटा इतना है, 912 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। करस्पॉन्डिंग टू फोटोन ऑफ एनर्जी दिस मच। बहुत बढ़िया। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन दी बामर सीरीज, बामर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना होगा उन्होंने दे दिया कि भाई स्टैंडर्ड वैल्यू इतनी है, हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी होगी, ये सब दे दिया। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन दी लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। लाइमन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी इन दी सेंस जो यहाँ के अंदर ट्रांजिशन हुआ होगा n2 इक्वल टू इनफाइनाइट से यहां पर हुआ होगा बच्चों n1 इक्वल टू 1 में। लाइमन सीरीज की बात हो रही है, तो 1 अपॉन लैम्बडा हम लोग ऐसे निकालेंगे, होगा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर, n1 स्क्वायर इन द सेंस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर मतलब इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो इस तरह से हम देखें तो 1 बाई लैम्बडा की वैल्यू आ जाएगी आर जेड स्क्वायर के जगह 1 हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का नाम उन्होंने लिया है और यहां पर ये सब 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल 1 बाई लैम्बडा इक्वल टू क्या हो गया आर। अब देखें इस तरह से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, आर की वैल्यू हो जाएगा, आर की वैल्यू 1 बाई लैम्बडा, हम जरूरत पड़ेगा तो इसको ऐसे रिप्लेस कर देंगे आर इक्वल टू 1 बाई लैम्बडा, और लैम्बडा की वैल्यू हमको दिया है बेटा कितना 912 एंगस्ट्रॉम ऐसे। ठीक है 912 एंगस्ट्रॉम। हमसे कहा गया बताइए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन दी बामर सीरीज, बामर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी 1 बाई लैम्बडा बामर वाला। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बामर सीरीज में अगर बच्चों देखने जाएंगे तो यहाँ ट्रांजिशन होना चाहिए n इक्वल टू इनफाइनाइट से n इक्वल टू कहां पे 2 में। ठीक है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी। ठीक यहां पर ये हो जाएगा आर जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन की ही बात किया है, मान के चलेंगे जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 बाई यहां के अंदर आ जाएगा, 1 बाई बेटा यहां के अंदर आ जाएगा बामर सीरीज, यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 4 आ गया, माइनस 1 बाई इनफाइनाइट का स्क्वायर, ये वाला टर्म हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब लैम्बडा बी की वैल्यू बच्चों हमारे पास हो जाएगा आर बाई नहीं 4 बाई आर आ जाएगा, 4 बाई आर। ठीक है 4 बाई आर, और आर की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में 1 बाई आर, या आर की वैल्यू सीधे सीधे यहां पर दिख रहा है बेटा, आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 बाई लैम्बडा के बराबर आ रहा है, और यहाँ पे बच्चों आर की वैल्यू हम रख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 912 ऐसे। इसको सॉल्व किया जाएगा तो लैम्बडा बी की वैल्यू बामर सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो आएगा 912 मल्टीप्लाइड बाई 4। यहां पर बच्चों 912 मल्टीप्लाइड बाई 4 ये हो जाएगा 3648 दिस मच एंगस्ट्रॉम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है करेक्ट चॉइस इस तरह से हमारे पास आ गया बच्चों ऑप्शन 1। ओके ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यहां देखें, कहा गया कार्नाट इंजन डिलीवर 6 किलो जूल ऑफ वर्क पर सेकेंड एंड टेक्स 9 किलो जूल ऑफ हीट पर सेकेंड फ्रॉम दी सोर्स। बहुत बढ़िया। इफ सोर्स टेम्परेचर इज 900 के, सिंक टेम्परेचर यहां के अंदर क्या होगा बच्चों देखो, कार्नाट इंजन का बेसिक स्ट्रक्चर ये है, एक सोर्स होगा, एक सिंक होगा, एक हीट इंजन होगा। यहाँ सोर्स हाई टेम्परेचर पे रहेगा, सिंक हमारा लो टेम्परेचर पे रहेगा। जब हाई से लो टेम्परेचर का संपर्क हम कराते हैं तो हीट एनर्जी का फ्लो हाई टू लो होता है। जब एक हीट इंजन से गुजरता है हीट एनर्जी तो यहाँ के ऊपर कुछ वर्क डन करता है और बाकी हीट एनर्जी सिंक को यहाँ के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है सवाल के अंदर कहा गया है कार्नाट इंजन 6 किलो जूल वर्क करता है पर सेकेंड, ये वर्क की वैल्यू बेटा यहां पर दे रखा है 6 किलो जूल पर सेकेंड है, एंड टेक 9 किलो जूल पर सेकेंड, 9 किलो जूल एक सेकेंड में 9 किलो जूल ले रहा है,
दिस इज 9 किलो जूल, और 1 सेकंड में कितना वर्क डन कर रहा है, 6 किलो जूल यहां पर वर्क डन कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो Q2 हमारे पास रहा होगा, ये बच्चों हमारे पास आ गया होगा कितना, 3 किलो जूल। 3 किलो जूल बचा हुआ एनर्जी यहां सप्लाई कर दिया होगा। हमसे कहा गया कि अगर सोर्स का टेम्परेचर 900 केल्विन है तो यहां सिंक का टेम्परेचर क्या रहा होगा। बेटा देखो, इफिशियंसी इक्वल टू होता वर्क डन, यूजफुल वर्क डन अपॉन टोटल इनपुट। टोटल इनपुट मतलब Q1, और यही इक्वल टू होगा 1 माइनस T2 अपॉन T1। ठीक है बेटा, यही इफिशियंसी का फॉर्मूला होगा। वर्क डन हमको दिया गया है, दिस इज 6 किलो जूल पर सेकेंड, और यहां पर ये W जो हमारे पास है ये 6 किलो जूल पर सेकेंड है, और ये हमारा 9 है। ऐसे हो गया 1 माइनस T2। देखिए ये जो सोर्स का टेम्परेचर है, बड़ा वाला टेम्परेचर होगा, ये हमको दिया है 900 केल्विन, और सिंक का टेम्परेचर हमसे पूछा गया है। ठीक है, यहां पर T2 डिवाइडेड बाई 900 इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 2/3। इस तरह से बेटा ये आ गया 1/3, और इसको हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगा 900 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 300, लेकिन केल्विन में आएगा। सेल्सियस में निकालेंगे बच्चों, केल्विन को सेल्सियस में बनाएंगे, 273 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 27 डिग्री सी। तो इसका आंसर होगा 27 डिग्री सी, ऑप्शन 3। ओके, ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया इन ये मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैस के मिक्सचर में 2 मोल हीलियम, 4 मोल नाइट्रोजन एंड 5 मोल NH3 गैसेज आर टेकन एट टेम्परेचर T। 2 मोल हीलियम का लिया गया बेटा, 4 मोल नाइट्रोजन का लिया गया है, और 5 मोल यहाँ NH3 का लिया गया है। ठीक है, हमसे कहा गया है देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मिक्सचर नेग्लेक्ट वाइब्रेशनल मोशन। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मिक्सचर यहाँ के अंदर क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन दी सेंस, आइडियल गैस के केस में मान के चलेंगे टोटल इंटरनल एनर्जी। तो सभी के इंटरनल एनर्जी का हम सम कर लेंगे, U1 प्लस ऑफ U2 प्लस ऑफ U3। यहां पर हो जाएगा N1 R T1। अब देखिए सबको एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे मान के चलेंगे, डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस 1, N2 RT डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1 प्लस N3 RT डिवाइडेड बाई गामा 3 माइनस 1। चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पे बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। पहला जो गैस है उसका नाम है हीलियम गैस, और हीलियम गैस के लिए यहां पर 2 मोल लिया गया है, 2RT डिवाइडेड बाई, हीलियम गैस के लिए गामा की वैल्यू हो जाएगी बेटा, हीलियम मोनो एटॉमिक ठहरा, तो यहां के अंदर हो जाएगा गामा की वैल्यू 1 प्लस 2/f होता है, f की वैल्यू 3। यहां के अंदर बच्चों दिस मच गामा 1 इतना हो गया, -1 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2/3। ठीक, अच्छा N2 दूसरा जो गैस हमारे पास है वो नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस के लिए नंबर ऑफ मोल दिया 4, RT एज इट इज हम लोग रखेंगे, उसी टर्म में हमको आंसर निकालना है, डिवाइडेड बाई गामा 2 माइनस 1। गामा 2 की वैल्यू निकालेंगे बेटा 1 प्लस 2 बाई, यहां पर आ जाएगा 5, डाई एटॉमिक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ 5 हो जाएगा, -1 करेंगे तो आ जाएगा 2/5। ठीक है, यहां पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हम लोग निकालने जा रहे हैं। 1 मिनट बच्चों, कुछ यहां पे हम लोग इसी तरह से, अभी मैंने क्या निकाला, हाँ इसके लिए निकालने जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई, यहां के अंदर हो जाएगा गामा 2 माइनस 1। गामा 2 माइनस 1 के जगह पर हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस 2/5 माइनस 1, तो यहां के अंदर आ जाएगा 2/5। N3 अगला जो है NH3 है, और इसमें नंबर ऑफ मोल यहाँ 5 लिए गए हैं। ठीक है बेटा, यहां पर नंबर ऑफ मोल 5 लिए गए, RT डिवाइडेड बाई गामा 3। अब यहाँ ये पॉली एटॉमिक का केस हो गया, गामा 3 की वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 2/, यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम 6 लेंगे, 6। ठीक है बेटा, ट्राई होता तो भी यही लेते और उससे ज्यादा है तो भी यही लेंगे।
यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, -1 करेंगे 2/6 आएगा। 2/6 आने का मतलब यहां के अंदर हो गया है 2/6 का मतलब 1/3, यहां पर कर दिया 1/3। सॉल्व कर लेंगे, यहां 3RT आ जाएगा। अगले में बच्चों यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 10RT और यहां पर हमारे पास आ जाएगा 15RT। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 25 और 3, यहां के अंदर 28 टाइम्स ऑफ RT, यही इसका आंसर हो जाएगा। 28 RT बच्चों इसका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन हो गया ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन 1 वुड बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल बेटा कुछ इस तरह से है, देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहा गया है, इन द फिगर शोज द 3 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स P, Q आर कैरिंग करंट्स नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर। यहां पर बच्चों P है, यहां Q है, यहां R है, इसमें करंट चल रहा है। यहां पर एक क्रॉस साइन का मतलब इसमें करंट इनवर्ड होगा, क्रॉस साइन का मतलब यहां भी करंट इनवर्ड होगा, डॉट साइन का मतलब यहां करंट आउटवर्ड होगा। ठीक है बेटा, अब देखो कहा ऑल 3 करंट्स हैव द सेम मैग्नीट्यूड, सब में सेम करंट जा रहा है, बस डायरेक्शन थोड़ा अलग हो जा रहा है। विच एरो बेस्ट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन P। अब बेटा देखो ये वाला जो वायर है ऐसे समझाऊं मैं, यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो वायर है इसमें करंट ऐसे इनवर्ड जा रहा है और इसमें आउटवर्ड आ रहा है। तो यहां पर ये वाला वायर आउटवर्ड, ये वाला, दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है, ऐसे दो पैरेलल वायर जिसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन अपोजिट हो, उनके बीच में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स बच्चों जो होता है वो रिपल्सिव होता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इसके Q के द्वारा P पर लगाया जाने वाला रिपल्सिव फोर्स इधर कहीं आ गया, ऐसे इधर कहीं आ जाएगा बच्चों, इधर कहीं। और इसी तरह से जो यहां के अंदर R है, यहां पर देखें करंट की डायरेक्शन और यहां पर सेम है, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम। करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो मैग्नेटिक फोर्स यहां के अंदर जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा, मतलब ये वायर P जो है ऐसे अट्रैक्ट हो रहा होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए, डिस्टेंस वगैरह भी ऑलमोस्ट सेम है, इन दोनों का रिजल्टेंट लगभग यहां कहीं से होके जाएगा, यहां कहीं से होके जाएगा, मतलब करेक्ट जो यहां के अंदर ये रो बना हुआ है वो C होगा। रिजल्टेंट करंट जो यहां के अंदर होगा बेटा वो हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में माफ करेगा, रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन को फॉलो करेगा, मतलब करेक्ट चॉइस हो गया ऑप्शन 3। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहां के अंदर आ गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है, डिटरमाइन द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमम एंड फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.25 millimeter when light of wavelength 5890 angstrom is incident on it। मेरे प्यारे बच्चों समझो, सेंट्रल मैक्सिमा, अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊं, ये ग्राफ मैंने आप सबको समझाया था, होपफुली आपको याद होगा। मैंने ऐसे बच्चों सब कुछ पढ़ाने के बाद ये वाला ग्राफ एक्सप्लेन किया था और मैंने कहा था बहुत सारी चीजें इसी ग्राफ से आप सॉल्व कर लोगे। तो देखो कहानी कुछ ऐसी है, कहानी बेटा कुछ ऐसी है, ये हमारा रहा इंटेंसिटी के लिए एक्सिस, सेंट्रल मैक्सिमा इस तरह से यहां कहीं लाई कर रहा होगा, फिर अगला मैक्सिमा, फिर अगला मैक्सिमा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे किसी भी एक साइड में मैक्सिमा का जो विड्थ है, वो मैक्सिमा का जो बेटा यहां लेवल है इंटेंसिटी का, वो कम होता जाएगा। एंगुलर सेपरेशन के बिहाफ पर यहां तो 0 है, ये सेंट्रल पोजीशन है, यहां हमारे पास होगा लैम्डा बाई ए और यहां पर हमारे पास होगा बेटा 2 लैम्डा बाई ए, इसी तरह से यहां पर होगा 3 लैम्डा बाई ए। ध्यान से देखिए, सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन ये है, ये फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है, सेकंड मिनिमा की पोजीशन है, थर्ड मिनिमा की पोजीशन है, प्रिंसिपल मैक्सिमा। और यहां पर ये जो हमारे पास है ये प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद आने वाला मैक्सिमा है। जैसा कि यहां के अंदर कहा गया है
कि बताइए फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा प्रिंसिपल मैक्सिमा के बाद जो आता है इसी को फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा इसी को कहते हैं। इनके बीच में एंगुलर सेपरेशन बताने के लिए बोला गया है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, यहां पर एंगुलर पोजीशन जो इसका आता है वो आ जाएगा लैम्डा बाई ए और हाफ लैम्डा बाई ए और इसी में जुड़ जाता है, ये होगा 1.5 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई ए। तो यहां और यहां के बीच में एंगुलर सेपरेशन जो हुआ 0 और यहां से चलना पड़ा। एंगुलर सेपरेशन बेटा सीधे सीधे हमको यहां के अंदर दिख रहा है। फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा और फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा के बीच में एंगुलर सेपरेशन की वैल्यू हो जाएगी 1.5 या 3/2 लिख सकते हो लैम्डा बाई ए। ये स्लिट का विड्थ है। सॉल्व करेंगे 3/2 लैम्डा की वैल्यू यहां के अंदर बच्चों जो हमको दिया 5890, दिस इज 5890 एंगस्ट्रॉम है। तो इसको बना लो 10 की पावर -10 मीटर हो गया। और जो हमारा स्लिट है उस स्लिट की चौड़ाई यहां के अंदर दिया गया है, विड्थ दिया गया 0.25 मिलीमीटर, 0.25 इंटू 10 की पावर -3 दिस मच मिलीमीटर। इसको सॉल्व करोगे बच्चों, आप लोग इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। इसका जो करेक्ट चॉइस आपको मिलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर आएगा 3.534 इंटू 10 की पावर -3 रेडियन, यही इसका आंसर आएगा। यू कैन चेक। यहां के अंदर बच्चों रेडियन में आंसर आएगा। जब हम कोई एंगल निकालते हैं आर्क अपॉन रेडियस के अनुसार फार्मूला कोई लगा के, लेंथ अपॉन लेंथ, वहां से हमको उसका जो यूनिट मिलता है वो रेडियन में मिलता है। ऐसा एंगल जो आर्क अपॉन रेडियस के फार्मूले से आता है उसका यूनिट बच्चों रेडियन में हमेशा आता है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर इसका हो गया ऑप्शन 1। ओके, ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन यहां के अंदर है क्वेश्चन नंबर 20। देखें क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है दी IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी। एलईडी बेटा फॉरवर्ड बायसिंग में यूज किया जाता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करने का मतलब ये ऑप्शन तो होना नहीं है गया, ये तो रिवर्स बायसिंग वाला दिख रहा है, करंट निगेटिव वोल्टेज निगेटिव। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एलईडी का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है V और I के बीच में बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का। ठीक है, तो फिलहाल नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जैसा हमें पहला ऑप्शन दिख रहा है, ये हो गया। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी या जितना ज्यादा एनर्जी का फोटॉन निकालना है उतना ज्यादा यहाँ पर वोल्टेज हमें लगाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर वोल्टेज लगाने के बाद हमें ब्लू कलर का लाइट मिल रहा है, रेड कलर का पहले ही निकल गया है। तो जितना ज्यादा एनर्जेटिक हमें लाइट चाहिए होगा उतना ज्यादा वोल्टेज एक्सिस पे हमें यहाँ आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट चॉइस हमारे पास यहाँ पर आ गया ऑप्शन 1, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए।